हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं संदीप जांगीर, पारस एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज अपन 2022 का पेपर सोल्व अप करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन आता एक गैसीय विषय में वजन के अनुसार 1:4 के अनुपात में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होता है। इसलिए उनके अणु की संख्या का अनुपात है। इसका मीन ये किससे लिया गया है? मोल कॉन्सेप्ट से। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आप लोग क्या करते हैं, मोल अवधारणा जो है उसके आधार पे रखा गया है। इसमें आपको जैसे 1:4 के अनुपात में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होता है, यानी कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का अनुपात है वो 1:4 के फॉर्म में दिया हुआ है। तो अब इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, तो इसमें इसलिए उनके अणुओं की संख्या का अनुपात होगा। तो आपको क्या करना है कि इसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन से कौन कौन से बन सकते हैं, तो NO2 बन सकते हैं। जैसे इसका अपन कितना लिखे, 7 लिखे, इसका 14 और इसका 32। अब इसमें 1:4 के रूप में है, तो 1:4 के रूप में लिखोगे तो इसमें इसका सिंगल का अगर लिखना है तो सिंगल का इसके कितने के बराबर हो जाएगा, 7, और ये कितना हो जाएगा, 32। तो इस तरीके से ये अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, एक 5.6 लीटर गैस एसटीपी पर का वजन 8 ग्राम के बराबर है। गैस का वाष्प घनत्व होगा। तो वाष्प घनत्व जो होता है, वाष्प घनत्व किससे कैलकुलेट करते हैं अपन, परमाणु भार से और अणु भार से। तो अब इसमें इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे आप तो अपना 5.6 लीटर गैस एसटीपी पर का वजन 8 ग्राम के बराबर है, तो गैस का वाष्प घनत्व कितना हो जाएगा, 8। नेक्स्ट, मीथेन और इथाइन में कार्बन परमाणु के हाइब्रिड ऑर्बिटल का प्रतिशत s फैक्टर क्रमशः है। तो जैसे इसमें मीथेन लिख रखा है, तो मीथेन क्या होता है अपना CH4, एथेन क्या होता है C2H4, और इथाइन यानी कि C2H2। ओके। अब इसमें इसका संकरण आपको पता है ये क्या होता है, sp3, ये हो जाएगा sp2 और ये हो जाएगा sp। तो अब इसमें इसकी अगर s फैक्टर देखें अपन, s फैक्टर कितना हो जाएगा, टोटल कितने हैं, 4, इसमें s कितना है, 1 इंटू क्या है, 100, तो कितना हो जाएगा, 25। इसका अगर करेंगे तो 1/3 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 33.3। इसके बाद में इसका अगर करें तो 1/2 इंटू 100, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 50%। तो इस तरीके से अपना आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, अगर अपन बात करें इसमें HOPO, ये थोड़ी मिस्टेक है इसमें, इसको अगर अपन देखें तो ये लिख रखा है HPO3-2, इस तरीके से लिखा हुआ HPO3-2। अब HPO3-2 का अगर अपन को संयुग्मी अम्ल बनाना है तो इसमें संयुग्मी अम्ल कब होगा, जब इसमें हाइड्रोजन क्या होंगे, अधिक होंगे। संयुग्मी अम्ल का मतलब होता है हाइड्रोजन ज्यादा होना। तो इसके हिंट बता रखी है आपको कि अम्ल संयुग्मी अम्ल कब होगा, जिसमें H+ ज्यादा होंगे, और संयुग्मी क्षार कब होगा, जब उसमें H+ क्या होंगे, कम होंगे। तो अब इसमें अगर ज्यादा कहेंगे तो ये क्या हो जाएगा, H2PO3-। तो आप इसमें देख सकते हो H2PO3-, ये वाला अपना ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। तो इसको आपको क्या मानना है, HPO3, ये O आगे की तरफ, HPO3-। ओके। नेक्स्ट, अगर अपन बात करें 100 ml के 0.2 H2SO4 को 100 ml के 0.2 NaOH में मिलाया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप घोल होगा। तो इसमें आपको क्या करना है कि आपको H2SO4 दे देते हैं, एक बीकर है, इस बीकर के अंदर आपने क्या मिलाया, H2SO4 मिलाया। सेकंड, इसके अंदर क्या मिलाया, इसमें NaOH मिलाया। तो इसमें क्या होगा बेटा कि जैसे H2SO4 ये अम्ल है और प्रबल अम्ल है, ये क्षार है और ये भी क्या है, प्रबल क्षार है। दोनों को मिलाओगे, दोनों के मोल सेम है, इसमें मोलरता सेम है, तो ये क्या रहेगा, अम्लीय तो रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि इसमें H2SO4 जो है उसकी नॉर्मलता अगर निकालेंगे, इसकी नॉर्मलता कितनी हो जाएगी, इसकी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसमें 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऑल ओवर जो आएगा वो ज्यादा किसका आएगा, H2SO4 का। तो ये क्या रहेगा, इसमें अम्लीय, क्योंकि
जब भी पीएच कैलकुलेट करते हैं तो अपन किस में कैलकुलेट करते हैं, नॉर्मलता में। तो ये नॉर्मलता में नहीं दे रखा, नॉर्मलता में दे रखे तो इसको नॉर्मलता में करेंगे तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो जिससे अपना आंसर है वो क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो पोटेशियम के साथ क्रिस्टलीकरण होता है, तो ये सॉलिड स्टेट का है। तो पोटेशियम आपको ध्यान रखना है कि पोटेशियम है वो किससे रखता है, बीसीसी। बीसीसी का मतलब होता है बॉडी सेंटर्ड सेल। तो अब बॉडी सेंटर्ड सेल यानी कि बॉडी को अपन क्या बोल सकते हैं, शरीर बोल सकते हैं, या इसको क्या बोल सकते हैं, काय केंद्रित, काय भी कह सकते हैं। ठीक है। तो अपना ये शरीर है, शरीर या काय केंद्रित, तो अपना आंसर क्या होगा, सेकंड। ठीक है। नेक्स्ट प्रतिक्रिया यानी कि एक अभिक्रिया दे रही है C2H5 ONA Br C2H5 C2H5 और C2H5 अन्य Br को कहा जाता है। तो अब इसमें आपको ये देखना है कि इसमें किसका फॉर्मेशन होगा, इसमें हुआ है फॉर्मेशन आपके ईथर का, और ईथर के फॉर्मेशन की ये विधि कौन सी होती है, विलियमसन संश्लेषण। अब विलियमसन संश्लेषण जिसमें भी है वो अपना आंसर हो जाएगा। तो ये विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया है जिसमें क्या होता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो एल्किल हैलाइड से एल्किल ब्रोमाइड से रिएक्शन कर रहा है और ईथर का फॉर्मेशन कर रहा है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। नेक्स्ट है निम्नलिखित यौगिकों में से किसका द्विद्रावण सबसे अधिक है। द्विद्रावण का मतलब है कि जो न्यू होता है, अब उसमें न्यू की वैल्यू है वो अगर नॉट इक्वल 0 रहेगी तो उसका द्विद्रावण ज्यादा रहेगा, तो वो क्या रहेगा, ध्रुवीय। और अगर न्यू इक्वल 0 है तो वो क्या होगा, अध्रुवीय। तो अब न्यू इक्वल अपने को क्या चाहिए, द्विद्रावण सबसे अधिक चाहिए, तो ध्रुवीय होना चाहिए। तो ध्रुवीय कौन होगा, जो एक दूसरे के कैंसिल आउट नहीं करे। अब इसकी अगर अपन बात करें पहले, तो इसमें देखो आप, ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन, सिंगल बॉन्ड फिर डबल, तो ये एक दूसरे की क्या है, सममित संरचना है। और सममित संरचना होगी तो उसके लिए न्यू क्या होता है, 0 होता है। नेक्स्ट की बात करें तो ये डबल बॉन्ड, फिर ये सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट अगर अपन बात करें इसमें, ये डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, तो ये भी सिंगल बॉन्ड, फिर इससे आगे कार्बन नहीं है, तो इसका मतलब ये भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। नेक्स्ट अगर इसकी बात करें तो ये डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, लेकिन आगे इसमें और भी है जो क्या कर रहा है, इसको कैंसिल आउट नहीं कर रहा, और कैंसिल आउट नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये अपना सबसे अधिक हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें HCl में कार्बनिक यौगिक का जुड़ना किसका उदाहरण है। अपने पास कोई भी कार्बनिक यौगिक होता है, जैसे ये कार्बनिक यौगिक है, इस कार्बनिक यौगिक में आपको HCl का इसमें अटैक करवाना है। अब HCl H+Cl- है, और ये इधर जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब इसमें क्या होता है, ये सबसे पहले इसमें माइनस वाला यानी कि Cn है वो अटैक करेगा कहां पे, कार्बन पे। और Cn क्या चीज है, न्यूक्लियोफाइल है। अब न्यूक्लियोफाइल जो होता है, अब ये न्यूक्लियोफाइल जो भी है वो ही जुड़ रहा है इसमें, तो ये अभिक्रिया कौन सी हो जाएगी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, यानी कि जोड़ का मतलब एडिशन। ठीक है। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड। नेक्स्ट अगर अपन बात करें कौन सा एक ऑर्गेनोफॉस्फेट है, तो ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। तो ऑर्गेनोफॉस्फेट क्या होता है, फेनिट्रोथियन। फेनिट्रोथियन आपको याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्षार मिट्टी को पुनः प्राप्त किया जाता है, क्षार मिट्टी को पुनः प्राप्त किया जाता है, जिप्सम यूज करते हैं क्षारीय मिट्टी में, तो जिप्सम को मृदा संशोधन के रूप में प्रयोग करना, अपना आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। मृदा संशोधन के रूप में जिप्सम को यूज करते हैं, किसके लिए, क्षार मिट्टी के लिए। अम्लीय के लिए क्या हो जाएगा, चूना हो जाएगा। यदि मिट्टी का पीएच 8.5 से अधिक बढ़ जाता है तो पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसमें आपको पता है 8.5 से अधिक होगा तो पौधे क्या नहीं कर पाएंगे, पोषक तत्वों का अवशोषण नहीं कर पाएंगे। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, अवशोषण कम हो जाएगा। क्लोरीन में निम्नलिखित में +5 ऑक्सीजन अवस्था होती है, तो अभी इसमें सभी में आपको ऑक्सीजन अवस्था निकालनी है। जैसे Cl2 अणु अवस्था है तो इसकी कितनी होगी, 0। इसके लिए अगर x + -2 × 2 तो टोटल कितना हो गया, x इक्वल माइनस के कितने हो जाएंगे, 4, ये प्लस के 4 हो जाएंगे। इसकी अगर बात करें तो HCl3 में तो ये +1 × x + -2 × 3, तो ये अपना आंसर हो जाएगा 6, और ये +5। ओके, तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, HCl3। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट HCF6 में संतुलन क्या है, तो HCF6 की अगर अपन बात करें तो आपको कई तरीके हैं इसको निकालने के।
लेकिन मैं आपको जैसे सिंपल तरीके आपको बता रहा हूँ, जैसे एक्स में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 8, फ्लोरीन में बाइकम्पोस में कितने होते हैं 7 और ये 6, कितने हो गए 50। टोटल संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने हैं अपने पास 50 है। अब संयोजी इलेक्ट्रॉन इसमें 50 है तो 50 को किससे डिवाइड करते हैं अपन 18 से 8 से, और इसमें 6 और ये 2 2 1, ये टोटल हो गया 7, और 7 के लिए क्या होता है 7 के लिए अपन क्या लिखते हैं Sp3D2। ओके, यानी कि जितने भी संयोजी इलेक्ट्रॉन आए, अब उस संयोजी इलेक्ट्रॉन अगर 8 से लेके 56 के बीच में है तो उसको 8 से डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने पर अपने आंसर कितना आया 7 आया, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा Sp3D। तो X6 में संकरण Sp3D। फास्फोरस की परमाणुता क्या है, तो फास्फोरस आपको पता है कि F3PO4 जैसे आप पढ़ते हो, तो ये अगर F3PO4 है F3PO4, अब F3PO4 P डबल बॉन्ड O OH और ये OH OH, ठीक है। तो अब इसमें सिंगल बॉन्ड देख लो कि इसकी परमाणुता कितनी है, तो H3PO4 4 ऑक्सीजन हो गए 3 ये है, तो ये कितने बॉन्ड बना रहे हैं 1 2 3 और 4, तो इसमें अधिकतम परमाणुता जो है वो कितनी हो जाती है इसकी 4 हो जाती है। फास्फोरस 4 बॉन्ड बना सकता है सिंगल। नेक्स्ट, निकल को प्रीस्कर करने टोटल बॉन्ड तो 5 बनते हैं, लेकिन इसकी परमाणुता के हिसाब से सिंगल बॉन्ड के हिसाब से इसमें कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। निकल को प्रीस्कर करने के लिए मॉन्ड की प्रक्रिया में कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है, तो मॉन्ड प्रक्रम जो होता है, मॉन्ड प्रक्रम में आपको पता है उसमें किसका यूज करते हैं कार्बोनिल का। मॉन्ड जो प्रक्रम है उसमें निकल के लिए यूज होता है, और निकल की अभिक्रिया किससे करवाते हैं अपन 4CO से, कार्बोनिल कंपाउंड से, और फिर ये क्या बन जाता है NiCO4 एक उपसय संयुक्त यौगिक, फिर इसको गर्म करेंगे तो ये शुद्ध अवस्था में क्या प्राप्त हो जाएगा अपने को निकल प्राप्त हो जाएगा। तो अपने आंसर क्या आ जाएगा इसमें सेकंड। ओके, नेक्स्ट अगर अपन बात करें फेरिक क्लोराइड जोड़ने पर ताजा ऑक्सीजन फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडल अवस्था में रूपांतरण जो है वो किसका उदाहरण है, कोलाइडल अवस्था में रूपांतरण किसका उदाहरण है, तो इसमें आपको पता होना चाहिए जमावट, फ्लोक्यूलेशन, पेप्टिकरण, प्रोटोनेशन। तो सिंपल से ये फेरिक क्लोराइड है FeCl3, इसके अंदर आपको क्या मिलाना है फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOH3। ये अगर आप मिलाओगे ताजा बने हुए शेप में तो उसको अपन नाम क्या देते हैं पेप्टिकरण। और पेप्टिकरण जो होता है उस पेप्टिकरण में जो भी अपन मिलाते हैं, जैसे FeOH3 मिलाया तो ये क्या कहलाएगा पेप्टिक कारक। तो अपना जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा पेप्टिकरण। ताजे बने हुए विलयन में ये इसकी डेफिनेशन है, कोई भी ताजा बना हुआ विलयन है उसमें अगर ऑक्साइड मिलाएंगे, उसमें वैल्यूटो मिलाएंगे फेरिक हाइड्रोक्साइड या कुछ और, तो उसको अपन क्या नाम देते हैं, कौन सी विधि है वो पेप्टिकरण। अंतिम इलेक्ट्रॉन की 4 क्वांटम संख्या है, n का मान 5 दे रखा है आपको, L = 0 m = 0 s + आप तत्व का संबंध है। तो आपको पता है n बराबर 5, L की वैल्यू 0 किसके लिए होती है s के लिए, m की वैल्यू 0 होती है s1 है, तो ये 5s1। अब s में आ रहा है इलेक्ट्रॉन बाइकम्पोस में आ रहा है, इसका मतलब ये कौन से ब्लॉक से हो जाएगा s ब्लॉक से। क्यों, क्योंकि ये नीचे क्वांटम संख्या 5 और द्विघात सी क्वांटम संख्या 0 किसके लिए होती है s ब्लॉक के, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा s। निम्न यौगिक का अयोग्य नाम लिखिए, तो निम्न यौगिक का अयोग्य नाम जैसे इसने अगर दे रखा है तो ClCS2 तो इसका नाम क्या होता है क्लोरो एथेन, और ये COH पार्ट है तो ये हो जाएगा क्लोरो एथेनोइक अम्ल। अब क्लोरो एथेनोइक अम्ल ये कितनी बार है 2 बार है, तो ये क्या हो जाएगा 20 क्लोरो एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट अगर अपन बात करें AlCl3 की उपस्थिति में मिथाइल क्लोराइड के साथ बेंजीन की प्रतिक्रिया देता है, तो अब आपको पता है कि इसमें जैसे इस रिएक्शन को अगर अपन करें तो मिथाइल क्लोराइड के साथ बेंजीन की प्रतिक्रिया, तो ये अपने पास मिथाइल क्लोराइड है, मिथाइल क्लोराइड की बेंजीन है, बेंजीन की रिएक्शन आपको मिथाइल क्लोराइड CH3Cl से करवानी है, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में करवानी है। तो आपको पता है ये रिएक्शन कौन सी हो जाएगी फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन होगी, और फ्रीडल-क्राफ्ट में भी कौन सी होगी एल्किलीकरण। ठीक है, तो फ्रीडल-क्राफ्ट एल्किलीकरण अभिक्रिया जो भी है वो अगर अपन करेंगे तो इसमें यहाँ पे क्या आ जाएगा इसके अंदर CH3 आ जाएगा।
तो टोलुइन बन जाएगा इससे, टोलुइन। ठीक है, तो ये अपना आंसर। नेक्स्ट, कौन सा खनिज अम्लीय परिस्थितियों में उपलब्ध नहीं होता? तो आप जानते हो कि अम्लीय परिस्थितियों में कौन नहीं होता? मॉलिब्डेनम। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर विस्तारित मिट्टी खनिज है? तो गैर विस्तारित मिट्टी खनिज खनिज कौन सा होता है? गैर विस्तारित, तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें? इलाइट। ओके, इलाइट। नेक्स्ट, अगर अपन बात करें 6 ग्राम कार्बन में मौजूद मोलों की संख्या, तो मोलों की संख्या निकालनी है। तो मोल जो होते हैं वो क्या होता है? भार बटा अणुभार। ये भार अपॉन अणुभार अगर अपन कैलकुलेट करें तो भार दे रखे 6 ग्राम और अणुभार दे रखे इसका कार्बन का कितना होता है? 12। तो ये 1/2 और 1/2 को क्या लिखते हैं? 0.52। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकंड। ठीक है। नेक्स्ट, अगर अपन बात करें निकल का परमाणु क्रमांक 28 है, निकल के लिए सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब 28 है तो डी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 8। जैसे आप इसकी अगर अपन बात करें तो ये निकल है, निकल 28, तो ये आर्गन और फिर क्या लिखते हैं इसमें? 3d। 8 28 है तो 8 हो जाएगा 4s2। तो जिसमें 3d8 4s2 है वो देख लो, ये 3d10 हो गया, ये 3d8 4s2। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड। नेक्स्ट, अगर अपन बात करें कि विद्युत ऋणात्मकता का सही क्रम क्या है, तो आपको पता है कि सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता किसकी होती है? फ्लोरीन की। फिर किसकी होती है? ऑक्सीजन की। फिर किसकी होती है? नाइट्रोजन की। फिर किसकी होती है? क्लोरीन की। तो जो भी इसमें है वो देख सकते हो आप। जैसे क्लोरीन है, फ्लोरीन से ज्यादा तो ये गलत हो गया, फ्लोरीन ऑक्सीजन से ज्यादा है, फिर क्लोरीन ब्रोमीन, तो ये सही है। फ्लोरीन की कितनी होती है? 4। ऑक्सीजन की कितनी होती है? 3.5। क्लोरीन की P, Br की 2.8। ठीक है, तो इस तरीके से अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकंड। नेक्स्ट, अगर अपन बात करें कि किसकी आकृति पिरामिड नुमा है, अब पिरामिड नुमा किसकी होगी? जो sp3 संकरण होगा, sp3 संकरण होना चाहिए और साथ में उसमें लोन पेयर भी होना चाहिए, तो वो पिरामिड नुमा हो जाएगा। अब SO3 है तो उसमें कोई लोन पेयर नहीं है, तो ये नहीं होगा। PCl3 की बात करें तो PCl3 में आप देख सकते हो sp3 है और क्यों है? साथ में एक लोन पेयर भी है, तो ये इसकी आकृति हो जाएगी, ये Cl, Cl और Cl। जैसे NH3 पढ़ते हो वैसे ही PCl3 है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? PCl। नेक्स्ट, Cl2O7 में Cl की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? Cl2O7 में अगर कैलकुलेट करोगे आप तो Cl2O7 यानी कि इसकी क्या हो जाएगी? 2x प्लस माइनस 2 ऑक्सीजन का इंटू 7 इक्वल 0। तो 2x इक्वल क्या हो गया? 14 और ये x इक्वल क्या हो जाएगा? 14/2। तो ये आ जाएगा प्लस के 7। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? +7। ठीक है। तो नेक्स्ट अपना बात करें, जब चूने में पानी डाला जाता है तो अभिक्रिया होती है, तो चूने में पानी जब भी डालोगे तो वो क्या हो जाएगा? उष्मा निकलेगी। उष्मा निकलेगी तो वो अभिक्रिया कौन सी होती है? उष्मा सेपी। किस यौगिक को बुझा हुआ चूना कहते हैं? चूना जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? CaCO3। और इसके अंदर वाटर अगर अपन मिलाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? CaOH का वोल्टवाइस। अब ये वोल्टवाइस है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये बुझा हुआ चूना कहलाता है, ये बुझा हुआ चूना। ठीक है। नेक्स्ट, अगर अपन बात करें कि ऊपर पट्टी में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? अब सर्वाधिक तत्व अगर आपसे पूछे तो इसमें आपको ध्यान में रखना है, सर्वाधिक तत्व अगर आपसे पूछे तो सर्वाधिक तत्व कौन सा होता है? ऑक्सीजन। अगर तत्व की जगह धातु पूछ ले तो सर्वाधिक धातु कौन सी होती है? एल्यूमिनियम। और वो लगभग 8.6%, ठीक है ना, 8.3 8.6% तक क्या पाई जाती है? एल्यूमिनियम। तो धातु अगर आए तब तो एल्यूमिनियम और तत्व अगर आए तो इसमें ऑक्सीजन। ठीक है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। फिर नेक्स्ट है अपना, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सबसे प्रबल अम्ल है? तो आपको पता होना चाहिए कि प्रबल अम्ल कौन सा होता है? अम्लीय जो सामर्थ्य होती है, अम्लीय वो समानुपाती होती है किसके? -I प्रभाव के और +I प्रभाव के व्युत्क्रमानुपात। तो -I प्रभाव जिसमें ज्यादा होगा, -I प्रभाव जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के -I इफेक्ट वाले हैं। तो इसमें आप देख लो कि जिसमें जितने ज्यादा -I इफेक्ट होगा उसका सबसे ज्यादा होगा। फ्लोरीन का -I इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है, तो ये फ्लोरीन क्लोरीन वाला तो होगा नहीं। फ्लोरीन एक है इसमें फ्लोरीन 2 है तो ज्यादा इफेक्ट इसमें लगेगा, तो ये अपना आंसर हो जाएगा 4। तो अम्लीय सामर्थ्य जो भी है वो -I प्रभाव की क्या होता है? समानुपाती। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, बेंजोइक एसिड सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4 के साथ क्रिया करके देता है, तो बेंजोइक एसिड की रिएक्शन करवानी है,
बेंजोइक एसिड इसमें आपको रिएक्शन करवानी है। जैसे अपने पास है ये बेंजोइक एसिड COOH, इसकी रिएक्शन आपको किससे करवानी है? कंसंट्रेटेड HNO3 और साथ में कंसंट्रेटेड H2SO4। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये COOH है वो मेटा निर्देशी होते हैं, और मेटा निर्देशी है इसलिए इसकी जो रिएक्शन है वो, अब ये सल्फोनीकरण है, ये नाइट्रीकरण रिएक्शन है। नाइट्रीकरण में क्या होता है? COOH जो है वो NO2 जुड़ जाएगा कहां पे? मेटा पे। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? N नाइट्रोबेंजोइक एसिड। तो COOH हुआ, CHO हुआ, NO2 हुआ, ये सब क्या होते हैं? मेटा निर्देशी होते हैं, जिसके कारण मेटा पे जुड़ेगा। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो अपना आंसर है इसमें A कार्बनिक यौगिक कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना है, जिसके मौलिक विश्लेषण में 38.71% कार्बन 9.67 हाइड्रोजन उपस्थित है। तो अब इसमें आपको क्या करना है कि पहले कार्बन, हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। कार्बन कितना दे रखा है? 38.7%। फिर इसमें कार्बन दे रखा है और 9.67 हाइड्रोजन दे रखा है। अब आपको इसमें क्या करना है? ऑक्सीजन कैलकुलेट करना है, 100 में से माइनस कर देना है, तो ऑक्सीजन क्या आ जाएगा? फिर आपको इसको परमाणु भार से डिवाइड करना है। परमाणु भार से डिवाइड करने के बाद में जो भी आंसर है उसको समान मेन अनुपात निकालना है, उस हिसाब से आप इसको कैलकुलेट करोगे। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, जैसे आपको क्लास में करवा रखा है मैंने। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? CH3O। ठीक है ना, ये सेम कॉपी करवा रखी है आपको। नेक्स्ट n बराबर 5 और l बराबर 1 साथ सभी ऑर्बिटल में फिट होने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी है? अब जैसे n बराबर 5 है, l बराबर 1 है, तो 1 किसके लिए होता है? p के लिए। तो ये क्या हो जाएगा? 5p। अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कैलकुलेट करोगे तो आपको पता है p में कितने होंगे अधिकतम? p में तो 6 होंगे, तो अधिकतम तो 6 है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? 6, फोर्थ हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें कि निम्न में से कौन सी रेडॉक्स प्रतिक्रिया नहीं है। अब रेडॉक्स प्रतिक्रिया वो होती है जिसमें ऑक्सीकरण की ओर है अपचयन भी हो, लेकिन अपने को पूछा नहीं है, तो जिसमें ऑक्सीकरण अपचयन नहीं होगा, जैसा ऑक्सीकरण अवस्था पहले है वो बाद में है, तो वो रेडॉक्स नहीं होगी। तो जैसे Ca की बात करें तो Ca इधर भी +2 है, इधर भी +2 है। कार्बोनेट अगर बात करें तो इसमें ऑक्सीजन की बात करें तो इधर भी -2 है, इधर भी -2 है, इधर भी -2 है। कार्बन यहाँ पे भी उसी पोजीशन में जैसे इसमें, तो इसका मतलब इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा, तो यही अपना आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, तो रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 30 मिनट में 30% पूर्ण होती है, इसके अर्धायु काल होगा। तो आपको क्या करना है इसमें? पहले तो K कैलकुलेट करना है, 2.303 अपॉन T log A/A-X, यानी कि 30 मिनट में। तो T की वैल्यू कितनी है इसमें? 30 मिनट। A की वैल्यू इसमें 100 और 30% पूर्ण होती है 100 - 30। तो इस तरीके से पहले K कैलकुलेट करना है, फिर इसका T आप कैलकुलेट करना है, कि इसका आंसर क्या होगा? 0.693 अपॉन T यानी कि K। अब जो भी आंसर आए यहाँ पे उसको इसमें रखेंगे और फिर इसको कैलकुलेट करेंगे। तो मैं अभी आपको इसका आंसर बता देता हूँ। कैलकुलेट करवाया था आपको 58.2 मिनट क्लास में। ठीक है, तो आप सोल्व करना, आपको बता दिया। पहले K कैलकुलेट करेंगे इस तरीके से, और फिर उसमें K की जो भी वैल्यू आएगी उसको 0.693 से डिवाइड कर देंगे, तो अपना आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक संघनन पॉलीमराइजेशन द्वारा प्राप्त किया जाता है? संघनन पॉलीमराइजेशन, संघनन का मतलब होता है जिसके अंदर कुछ ना कुछ छोटे भाग है वो उसमें से निकले, जैसे H2O निकल जाए, SO2 निकल जाए, CO2 निकल जाए। तो पीवीसी में तो नहीं निकलता, पॉलीथीन में भी नहीं निकलता, पॉलीस्टाइरीन में भी नहीं निकलता, क्योंकि ये तो सब क्या है? योगात्मक संघनन है। तो संघनन बहुलक अगर अपन बात करें तो कौन सा हो जाएगा? अपना आंसर है नाइलॉन 66। फिर निम्नलिखित जीव में कौन सी मिट्टी में उच्चतम बायोमास देता है? तो सबसे ज्यादा बायोमास है वो किसका होता है बेटा? कवक का। ठीक है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा इसमें? मिट्टी में कौन सा हो जाएगा इसका? कवक। ठीक है। नेक्स्ट, एक ऐसी मिट्टी जिसका पीएच 8.5 से कम है, और आपको पता है 8.5 से कम है, ESP 15 से कम है, तो इसका मतलब ये कौन सी मिट्टी हो जाएगी? लवणीय मिट्टी हो जाएगी। ठीक है, तो लवणीय मिट्टी, तो लवणीय मिट्टी में पीएच जो है ये डाटाबेस है, याद रखना पड़ेगा आपको कि पीएच 8.5 से कम किसके लिए होता है? तो लवणीय मिट्टी के।
नेक्स्ट अगर अपन बात करें कौन सा उर्वरक मिट्टी में अम्लता पैदा करता है, तो अम्लता वो पैदा करेगा जो अम्लीय प्रकृति का होगा, और अम्लीय प्रकृति का कौन होता है, अमोनियम सल्फेट। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, अमोनियम सल्फेट। तो इस तरीके से अपन ने सारे जो भी 40 क्वेश्चन है उसको सोल्व किया। जो एक दो क्वेश्चन आपको सोल्व करने के लिए दिए है उसका आंसर मैंने वैसे बता दिए हैं, क्लास में भी आपको लिखवा रखे हैं, तो एक बार उसको वापस से प्रैक्टिस करना। तो इस तरीके से कोई भी डाउट हो तो आप वापस कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।